मुमकिन नहीं कुछ भी इस पूरे संसार में, जो चाहो वह कर सकते हो अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। पहाड़ तोड़ रास्ता बना दो, मरुस्थल में पेड़ उगा दो, मिट्टी को सोना बना दो, चांद पर घर बसा दो, अगर आत्मविश्वास हो मन में, अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं यह ज़िंदगी बड़ी ही रंगीन है। यह हमें कई प्रकार के रंग दिखाती है। कभी ज़िंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना, कभी हम हद से ज़्यादा खुश होते तो कभी बेहद ही निराश। कई बार ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें मंजिल नहीं मिल पाती और हम हताश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं हो सकता। लेकिन दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में हमें प्रेरित रहना, हौसला नहीं हारना और हिम्मत बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अब वक्त हो चुका हमारे उस बेहद ही खास मेहमान सेगमेंट का, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने बेहद ही खास मेहमान से। और उनका स्वागत मैं कुछ इस प्रकार करना चाहूँगी। कर्तव्यों का बोध कराते अधिकारों का ज्ञान, यह शिक्षा ही है जो हमें दिलाता है सर्वोपरि सम्मान। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य एक सामान्य जीवन को विकसित करना होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा से मूल्यवान इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं, इसलिए शिक्षा को अर्जित कर उसे विस्तृत करना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब इस विद्या को प्रदान करने वाला शिक्षक एक परिपक्व हो। और कुछ एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने अपने विद्या और ज्ञान के बल पर पूरे देशों विदेशों में जाकर छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान का। आप है प्रोफेसर अनिल कुमार प्रसाद, लेखक एवं शिक्षाविद। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आपने फिर हमको एक मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। और इसी के साथ मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सुबह का नमस्कार। अनिल जी, कहते हैं कि शिक्षा वह व्यवस्था है जिसके जरिए संसार के सभी सुखों का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कलम चलाना या पढ़ना शिक्षा नहीं कहलाता। इसके साथ साथ शारीरिक वृद्धि, बुद्धि और मनोबल आदि का विकास होना भी शिक्षा कहलाता है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके दृष्टिकोण से क्या है यह शिक्षा? आपका सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं दो तीन जो शिक्षा के बारे में बात करते रहे हैं उन लोगों के विचार प्रकट करूंगा। फिर मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या महत्व है और कितना बदलाव आया है, कितनी व्यापकता हुई है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम मैं शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के उद्गार प्रकट करूंगा। और जैसा आपने कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा है कि शिक्षा से व्यक्ति के, चाहे वो बालक हों या बड़े हों, उनके शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास होता है और उत्कृष्ट रूप से उसका विकास होता है। इसके बाद आपने जैसा स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा से भीतरी प्रज्ञा मजबूत होती है और मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मिस्र के, इजिप्ट के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट डॉक्टर ताहा हुसैन ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया उस समय के इजिप्ट को। उन्होंने कहा कि education is as important as the water we drink and the air we breathe. अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जॉन ड्यूई की परिभाषा को देखते हैं, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले थे। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा कि भीतरी प्रज्ञा का विकास होता है, अंदर से आदमी मजबूत होता है शिक्षा से, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा एम्पावर करती है मनुष्य को कि वो अपने वातावरण को कंट्रोल कर सके और जिस समाज में रहता है उस समाज में जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके। इन परिभाषाओं से ये पता चलता है कि शिक्षा केवल कलम चलाने की, जैसा कि आपने कहा, और अल्फ़ाबेट सीखने की चीज़ नहीं है, वो उससे आगे जाने की चीज़ है जिसमें व्यक्ति का
सर्वांगीण विकास होता है उसके व्यक्तित्व का। उसके साथ साथ उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आत्मनिर्भरता आती है और नैतिकता का संचार होता है उसके व्यक्तित्व में। अगर नैतिकता नहीं है शिक्षा के साथ और जिम्मेवारी का एहसास नहीं है तो लोग अश्वत्थामा हो जाएंगे। महाभारत के अश्वत्थामा की कहानी सबको मालूम है। उनको उत्कृष्ट शिक्षा मिली थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। डॉक्टर फॉस्टस हमारे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, जो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त थे, लेकिन वो हेलेन जिसको बुलाते हैं उनको ये पता है कि वो हेलेन जो है वो एक प्रेतात्मा है, लेकिन उसको देख करके कहते हैं कि दिस इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रावण को जब सर्वप्रथम हनुमान ने देखा तो उन्होंने कहा कि अहो रूपम, अहो धैर्यम, अहो सत्वम, अहो द्वितीय, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। उन्होंने कहा कि रावण को सर्वगुण संपन्न है सिर्फ एक चीज की कि उनके व्यवहार जो है वो अधर्म की तरफ जाता है, नहीं तो विश्व के सम्राट रहते। तो मेरा कहना ये है कि अगर नैतिक शिक्षा नहीं है या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, जिसमें विद्यारंभ कराने के समय में स्लेट पर लिखवाया जाता है पुरोहित जी के हाथों, रामो गौती देहु सुमति। तो शिक्षा हमेशा विवेक और शिक्षा साथ साथ चले तो बहुत अच्छी बात होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है जिस शिक्षा से एक ब्लाइंड अनहेल्थी कंपटीशन बढ़े, और जो शिक्षा क्रिएटिव इम्पल्स को, इनोवेशन को दबाए। क्रिएटिव इम्पल्स को आगे बढ़ाना चाहिए, इनोवेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, और शिक्षा को समाज के बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई आदमी शिक्षित है और उसको जॉब मिलता है तो उसका परिवार खुशहाल होगा, और उसके समाज के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, और तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। तो अनिल जी, जैसा कि आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ते पढ़ाते रहे और आज भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, इतना ही नहीं अंग्रेजी साहित्य के साथ आपने उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किए। आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में, वर्तमान समय में विश्व और भारत साहित्य में क्या कुछ लिखा जा रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चूँकि सवाल कठिन है और बहुत विस्तृत है, और ये बहुत अच्छे समय में आपने सवाल किया है, इसलिए कि अब इस वर्ष में 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं और हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं। अब मैं इस विषय को गेटे से शुरू करना चाहता हूँ, जिन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर की कल्पना की थी, अवधारणा की थी। वर्ल्ड लिटरेचर की कल्पना सर्वप्रथम उन्होंने की थी, लेकिन उनका उतना विस्तृत फलक नहीं था। बाद में कई अध्येताओं ने आकर के उसको एक डिसिप्लिन बनाया, और उसमें आखिर में थियोडेन बहुत बड़े एक अध्येता हुए, लेकिन उस समय तक आते आते एक ये डिसिप्लिन बन चुका था वर्ल्ड लिटरेचर, और लोगों को ये अब चिंता होने लगी थी कि देयर वुड बी डेथ ऑफ दिस डिसिप्लिन। लेकिन एक आशा की किरण हुई 21वीं शताब्दी में, जिसमें रिटर्न ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर इन द 21st सेंचुरी हुआ। उसमें नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर और बहुत सारी चीज़ें, रीडर्स इन वर्ल्ड लिटरेचर रीडर, और इन सब का संपादन हुआ, और उससे काफ़ी मदद मिली लोगों को। वर्ल्ड लिटरेचर एक व्यापक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। इसमें हम एक खास समय के
में लिखे गए साहित्य का भी अध्ययन करते हैं और हम एक्रॉस सेंचुरीज जो लिखे गए हैं उसको भी हम अध्ययन करते हैं। जी, जैसा बिल्कुल। कि जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा कि वर्ल्ड लिटरेचर एक डिसिप्लिन है। सर इस पे हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। का पूरा स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर अनिल कुमार प्रसाद। सर अनिल जी, आप अभी बात कर रहे थे विश्व साहित्य की, और कुछ महीने पूर्व आपने पेरेंट्स इन वर्ल्ड लिटरेचर पर भी सेमिनार किया। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आज के बदलते परिवेश में इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों और माता पिता के संबंधों पर, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। जी सर्वप्रथम जो मैंने बात उठाई थी विश्व साहित्य के बारे में कि इसका बहुत व्यापक फलक है और इसमें जो सदियों पुरानी चीज़ें जैसे जो सुमेरियन महाकाव्य गिलगामेश है वो, और अभी जो 2021 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह का, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स है, लिटरेचर बियॉन्ड बॉर्डर्स है, इसमें सरहदें काम नहीं करती हैं। और चूँकि अनुवाद से इससे काफ़ी मदद मिलती है और जो कृतियाँ हैं उनका अनुवाद होता है और कई भाषाओं में अनुवाद होता है, तो उससे उसकी उसका कंजम्पशन जो है, उसका रिसेप्शन जो है, उसका सर्कुलेशन जो है, उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाता है और उससे एक इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस होता है उस वर्ल्ड लिटरेचर के पढ़ने से, और इसमें काफ़ी मदद मिलती है। अब चूँकि ये विषय इतना व्यापक है कि इसको कुछ उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा उदाहरण देने का समय शायद नहीं होगा। लेकिन एक सर्वप्रथम मैं उदाहरण दूंगा गैब्रियल गार्सिया मार्केज का, जो कोलंबिया के उपन्यासकार थे, लेकिन उनका उपन्यास 100 Years of Solitude हमने तो उसको अनुवाद में ही पढ़ा है। फिर क्नुट हैम्सन हैं जिनका ग्रोथ ऑफ द सॉइल, नॉर्वेजियन थे, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, उसको हमने अनुवाद में ही पढ़ा है। या हम भारतीय भाषाओं की बात करें और उसके साहित्य की बात करें तो उसमें एक केरल के बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार हैं, उनका नाम तकाशी शिवशंकर पिल्लई है। उनकी रचना चेम्मीन को हमने अंग्रेजी में अनुवाद में ही पढ़ा है। या अगर हमको केरल के दूसरे रचनाकार, उत्कृष्ट रचनाकार जो वैकम बशीर हैं, उनको अगर पढ़ने का मन करे और हम मलयालम नहीं जानते हैं तो उसको हिंदी में जो उनकी अनुदित रचनाएं हैं पढ़ेंगे। इस तरह से अगर हम विश्व साहित्य को डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि अफ्रीकन लिटरेचर है जिसमें चिनोए अचेबे हैं, बुचिया मिचेटा हैं, अभी रिसेंटली चिमामंडा अंगोची इडिची हैं, और नेटिव अमेरिकन में लेज़ली मार्गन सिल्को हैं, सरमन एलेक्सी हैं, चाइनीज़ अमेरिकन में मैक्सिन किंगस्टन हैं। इस तरह से काफ़ी व्यापक फलक इसका होता है और पूरे विश्व में इसकी पढ़ाई होती है और इससे कई फ़ायदे हैं। और उसका फ़ायदा जो आपने कहा कि पेरेंट्स इन वर्ल्ड लिटरेचर का जो हमने वेबिनार किया था उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम ये देखा जाए कि साहित्य की रचना का स्रोत क्या है। हमको लगता है, जहाँ तक हमने समझा है, कि साहित्य और दर्द दोनों में, दुख दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने कहा माँ निषाद प्रतिष्ठाम, वहाँ से वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। उसके बाद से अंग्रेजी कवि कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। और उर्दू में फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आओ
ज़िंदगी क्या है, आओ सोच लें और उदास हो जाएं। अरबी के कवि उमरुल कैस कहते हैं कि कम लेट अस वीप माय फ्रेंड्स ओवर द डेथ ऑफ समवन। इस तरह से अगर आप नागार्जुन को देखें, वो कहते हैं कालिदास तो सच सच बतला, इंदुमती के शोक मृत्यु में तुम रोया या अज रोया था। तो कहीं ना कहीं पेन है, दर्द है, और उसी से और दूसरी भावनाएं जो हैं वो निकलती हैं। जैसे मंटो के बारे में कृष्णचंद्र ने कहा कि मंटो इज़ द शंकर ऑफ उर्दू लिटरेचर। उन्होंने विष हलाहल पी करके और फिर उन्होंने रचना की। और उनके बारे में गोपीचंद नारंग कहते हैं कि उनकी रचनाओं में दुख है और ह्यूमन कंडीशन के बारे में वो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट दुख को प्रकट करते हैं। इसको देखते हुए अगर हम विश्व साहित्य में पेरेंट्स इन वर्ल्ड लिटरेचर की करें, उसमें बच्चे भी हैं, तो सर्वप्रथम मेरा ध्यान जाता है ले मिजरेबल, जो विक्टर ह्यूगो की कृति है, जिसमें एक कैरेक्टर है जां वालजां, और वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है एक बच्ची का, कॉटेज का, लेकिन उसकी करुणा, दया, ममता, उसकी हिम्मत, उसकी मानवता, वो काबिल तारीफ है। अगर हम विश्व साहित्य की दूसरी कृति तुर्गनेव के फादर्स एंड सन्स में जाएं, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि निकोलाई पेट्रोविच जो है अपने बेटे आर्काडिया से मित्रवत व्यवहार रखता है। तो हम इससे सीखते हैं कि आज के बच्चों के साथ हमको मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि हम उनको मार्गदर्शन दे सकें। और दूरी बहुत बना कर रखेंगे तो मार्गदर्शन देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम भारतीय साहित्य में आए तो देखेंगे कि बंगला में महाश्वेता देवी का 1084 की माँ में व्रती की माँ जो सुजाता है, व्रती के मरने के बाद वो जानना चाहती है अपने बेटे को। कैसे हम इसको जानें? अगर हम भोजपुरी साहित्य में भिखारी ठाकुर के गर्भघिचोर की बात करें तो उसकी माँ जो है वो ममता की प्रतिमूर्ति है और साथ ही बहुत विवेकशील है। तो इस तरह कई रचनाएं हैं जो ये संबंधों को प्रतिपादित करती हैं, उससे हम सीख ले सकते हैं और उसको हम री इन्वेंट कर सकते हैं अपने को। और जो आज एक समस्या हो गई है कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी बच्चे कैसे ले रहे हैं और बच्चों की देखभाल पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, और पेरेंटिंग की इतनी शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मंटो की कहानी धुआं का, जिसमें मसूद जो है उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उसके माता पिता उससे अनभिज्ञ हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है, और मेरी समझ से मंटो की कहानी धुआं को हर पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसको ये बात समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ हो रही है। वो बड़े ही उत्कृष्ट और बड़े ही उम्दा ढंग से वो कहानी कही गई है। उसमें इतनी आर्टिस्टिक इंडायरेक्टनेस है जो कि वो कहानी को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाती है। अनिल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्व साहित्य और भारत साहित्य की जानकारी हमें दी। हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। पुनः स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में, और बातचीत के लिए भी हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर अनिल कुमार प्रसाद। अनिल जी, जैसा कि कहते हैं कि अगर देखा जाए तो उपन्यास, कथा, कहानियाँ अनेक प्रकार की भाषाएं में लिखी जाती हैं और आजकल हर जगह अनुवाद देखने को मिल रहा है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं में लिखी कविता, कहानियाँ अनेक भाषाओं में बदली जा रही हैं, अनुवाद किए जा रहे हैं। और आपने भी अभी जिक्र किया कि आपने भी विश्व साहित्य को अनुवाद में ही पढ़ा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि किस प्रकार आज के समय में इस अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है?
आज के समय में अनुवाद का महत्व केवल साहित्य पढ़ने में ही नहीं है। बिल्कुल। भारत जैसे बहुभाषिक देश में और समाज में अनुवाद का बहुत महत्व है। तुलनात्मक साहित्य पढ़ने में या विश्व साहित्य पढ़ने में, फिर संचार माध्यमों में या प्रशासनिक कार्यों में, और अनुवाद, इंटरप्रिटेशन, मशीन ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे सभ्यताओं का विकास होता है और कल्चरल ब्रिजेस बनते हैं। जी। इसमें पुष्किन की एक उक्ति मुझे बहुत पसंद है। पुष्किन कहते हैं कि अनुवादक का तिरस्कार न करें, वो सभ्यताओं का डाकिया है। जी जी, बहुत बहुत सही। जैसा कि ये तो थी साहित्य से जुड़ी बातें। अगर आपकी कलम की ताकत की बात करें तो आपने बहुत बहुत से अच्छी कविताएं लिखी हैं, तो आपसे आपकी स्वरचित कुछ कविताएं सुनना चाहूँगी। हाँ, मैं एक कविता, जो चूँकि हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, जी तो एक लंबी कविता है, लेकिन जी जी इसका कुछ अंश मैं सुनाना चाहूँगा। कैसा रहस्य है शब्दों में, जी कैसी है उनकी नावें। कविता का शीर्षक है शब्द ही नाव, शब्द ही नाविक। कैसा रहस्य है शब्दों में, कैसी हैं उनकी नावें। शायद बिना नावों के उनके यात्री भ्रमण करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, बिना पालों के, बिना नाविकों के। स्वतः अकेले कितना आत्मविश्वास, कितना विश्वास हवाओं पर। शब्द ही सहयात्री, शब्द ही मार्गदर्शक, शब्द ही नाव, शब्द ही नाविक, शब्द ही यात्री, शब्द ही जामीन, शब्द ब्रह्म है। शब्दों से मनुष्य होता है परिभाषित, रूप अरूप का प्रश्न नहीं, व्यक्त अव्यक्त के परे, निशब्द एक छोर से दूसरे जोड़ते हैं पवित्र धागों से। शब्दों की आंखें बोलती हैं, आदर और स्नेह से नाद ब्रह्म ध्वनित करता है। स्मृति, कल्पना और चिंतन को जैसे चांदी के धागों में मोतियों को पिरोती हैं अंगुलियां, निशब्द शब्द। बहुत खूब, बहुत अच्छी। मतलब आपकी जो बातें, नहीं से आपकी जो कविताएं, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। अगर सर बात करें आपके योगदान की, तो साहित्य के साथ साथ आपने उच्च शिक्षा में भी अपना काफ़ी योगदान दिया है, जैसे कि पोस्ट लिटरेट और पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। अगर इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जी इसलिए कि बिल्कुल। उच्च शिक्षा के बारे में ये चीज़ें बहुत अहम हैं आज के ये में। जी 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 2008 में मैंने एक पेपर पढ़ा था, रिक्रिएटिंग नॉलेज सोसाइटीज़, द चेंजिंग रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसको मैंने इनॉग्रल ट्रांस पैसिफिक फोरम ऑन ग्लोबल एजुकेशन, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी मियामी फ्लोरिडा में ये जी किया। जी उसके बाद 2011 में मैंने आईआईटी बॉम्बे में जी जी एक पेपर पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़, द डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन एंड द एज ऑफ ग्लोबल माइग्रेशंस, रिक्रिएटिंग नॉलेज सोसाइटी विद द न्यू ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन। जी इसको काफ़ी सराहा गया और ये ऑस्ट्रेलिया के जर्नल में पब्लिश भी हुआ है, और फिर जॉब सेटिस्फैक्शन वाले इस पेपर को अपने यहाँ भी छापे हैं। जी उसके बाद मैंने सऊदी अरबिया में एक सेमिनार में 2013-14 में द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इन ए पोस्ट लिटरल एंड पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड ऑफ हायर एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू KSA मैंने प्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट लिटरेट और पोस्ट लिटरेसी की बात की है। जी जी बिल्कुल सही। जैसा कि अभी हमने आपकी एक कविता सुनी सर, वो बहुत ही अच्छी कविता थी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि नववर्ष आने की दस्तक दे चुका है, तो उस उपरांत आप एक छोटी सी कविता आपसे सुनना चाहेंगे। ये कविता जी जो 9 वर्ष पर है और जो वर्ष विदा हो रहा है उस पर जी, भी जी, है, जी। मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। ऐ वर्ष, तुम जा रहे हो और मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए, अपने लिए ही करता रहा, अपनों के लिए भी नहीं। तुम में अपनापन है तभी तो हर बार लौट कर आते हो, शायद ये बताने के लिए कि समय को दिनों में मत बांधो। 365 दिन तुम्हारी गिनती के हैं, मैं समय को दिनों में नहीं बांधता। तुम भी छोड़ दो पुरानी आदत, नई सोच के साथ चलो। नदी कभी अपनी गहराई धाराओं से नहीं नापती, आकाश कभी ऊंचाई को कपड़ों से नहीं मापता, धरती कभी अपने विस्तार को बंदूकों के कदमों से नहीं मापती।
समुद्र कभी अपनी विपुलता को सीपियों से नहीं आंकता। तुम अहर्निश जीवन का हिसाब वर्षों से लगाते हो, लगाते आ रहे हो। अभी भी तो छोड़ो ये काल विरुद्ध गणित, निरंतरता की तरफ देखो, जीवन शाश्वत है। संभावनाओं की तरफ देखो, मोहनजोदाड़ो की लिपि की रहस्यमयता अभी भी सुलझी नहीं। बादलों पर किसी का नाम लिखा नहीं है, लोकगीतों पर किसी का मुद्राधिकार नहीं होता, मुस्कुराहट और रुदन का कोई नस्ल, जाति और धर्म नहीं होता। गोलियों की धमाकों और राजनेताओं के उड़ते हवाई जहाज़ों से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से भयाक्रांत होकर शांति छुप कर एक अंधेरी गुफा में बैठी है। तुम्हारे बदलने के इंतजार में उसका वजूद पीला पड़ गया है। वो पतझड़ के पत्तों का प्रत्याशित पीलापन नहीं है जो काफका को बसंत के पुष्प सरीखे नजर आते हैं। ये पीलापन व्यवस्था का मनोहारी सपना है। क्या तुम अति आधुनिकता के अंधविश्वास से अपने को रोग मुक्त नहीं कर सकोगे? अपनी संपदाओं को समेटे आपदाएं दरवाजे पर खड़ी हैं। उनका कोई नस्ल, जाति और धर्म नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि तुम एक आत्ममुग्ध मकड़ा हो, व्यस्त हो दिन रात जाल बुनने और उसी में फंसने में। हे वर्ष, हर्ष, उत्कर्ष और विमर्श के 9 वर्ष तुम आ रहे हो सके तो अपने साथ दिनों की व्यवस्था को मत लाना, हो सके तो उस शांति को लाना जो कोलाहल के संतरास से दुबकी बैठी है एक गुमनाम गुफा में। बहुत मतलब जिस तरीके से सर आपने अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए मोती की माला की तरह पिरोया, वो वाकई काबिल तारीफ है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहूँगा, खास करके युवाओं को, कि वो अपना विवेक, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास रखें और जीवन में आगे बढ़ें। और इसकी समाप्ति में एक बहुत छोटी सी कविता से करना चाहूँगा। जीवन से भयभीत न हो, बांसुरी का बनना देखें, बांसुरी का बजना देखें, सांसों को बांधें साधें अंगुलियों के पोरों से। जीवन सांसों का खेल है, सांस की फूंक से बांस का खालीपन बांसुरी बन जाता है। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत अच्छा। अनिल जी, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर अनिल कुमार प्रसाद, लेखक एवं शिक्षाविद। तो आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना 8000001 और हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया वर्ष आने को है, दस्तक दे चुका है और उम्मीद है कि आप आने वाले समय आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां बढ़े, आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ चलिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए बिहार बिहान के साथ, और आपको छोड़े जाते हैं स्वच्छ भारत गीत के साथ। तब तक धन्यवाद।